अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया था। बख्शी गुलाम मोहम्मद अब प्राइम मिनिस्टर थे, डीपी धर उनके होम मिनिस्टर थे। बख्शी की गवर्नमेंट कुछ लगभग ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट ना हो, बल्कि सेंटर की ही एक एक्सटेंडेड एजेंसी हो या कांग्रेस का ही एक जुज हो। अब कन्फ्रंटेशन का बिल्कुल कोई माहौल नहीं था। तो इस दौरान या आने वाले बरसों में अब राजभवन क्या कर रहा था और सदर रियासत की क्या मसरूफियात थी, इसके ऊपर गौर करते हैं। मेरा नाम जफ़र चौधरी है। आप मेरे साथ राजभवन की कहानियां सुन रहे हैं और राजभवन के ज़रिए हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उनके डायनामिक्स में एवोल्यूशन किस तरह से आ रहा था। नेहरू के एक बहुत ख़ास मशीर, एक बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, जिनके ज़रिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को लंबे वक्त तक चलाया, बी एन मलिक उनका नाम था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे। यानी 17-18 साल तक, कम से कम 17 साल तक बी एन मलिक एक कंटिन्यूस एक जो प्रोसेस है उसमें वो इंगेज रहे नेहरू के बिहाफ के ऊपर। उनकी ममाहिर है, उनकी किताब है जिसमें वो कहते हैं माई ईयर्स विद नेहरू, उसके पेज नंबर 59 के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि अब क्योंकि शेख को हमने जेल में डाल दिया था, बख्शी, डीपी धर वगैरह सारे ये हमारे लोग थे, और हमें अब अपने ऑपरेशंस हैं, अपने मंसूबे जो हैं उनको सर अंजाम देने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे लिए रास्ते बहुत हमवार थे। तो क्या मकसद उनके रहे होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या ऑपरेशंस उनके रहे होंगे जिनको वो सर अंजाम देना चाहते थे, यही रहे होंगे। आज से अगर आप नज़र हटा के, नज़र पलट कर अगर आप देखते हैं, तो मंसूबे यही होने चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो मज़ीद ग्रेटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन है इंडिया के साथ हो। यानी अगर 5 अगस्त 2019 के सारे प्रोसेस को आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त उनका यही मंसूबा रहा होना चाहिए। तो क्या एग्जैक्टली यही मंसूबा हो रहा था, ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन हो रही थी? मेरे ख्याल से नहीं हो रही थी। देखिए शेख क्या चाहते थे, और जो एक लंबी एक कन्फ्रंटेशन उनकी मरकज़ के साथ रही और उसकी कल्मिनेशन में उनकी गवर्नमेंट को उनको डिसमिस कर दिया गया बतौर प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद उनको हिरासत में भी ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। शेख क्या चाहते थे? शेख चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का बिल्कुल स्पेशल स्टेटस हो, अपनी आइनी हैसियत हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपना फ्लैग हो, कवानीन के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल हो, और जो मरकज़ी इदारे हैं उनकी जम्मू कश्मीर के ऊपर जुरिस्डिक्शन ना हो। बड़े तौर के ऊपर ये बात है। उसके अलावा एक बड़ी पेचीदा बात है, वो ये है कि जो सिटीजनशिप, कि जम्मू कश्मीर का जो सिटीजन है, रेजिडेंट है, वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, लेकिन हर नॉर्मल इंडियन सिटीजन जो है वो जम्मू कश्मीर का सिटीजन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि यहाँ की गवर्नमेंट उसको इजाज़त ना दे, यानी आर्टिकल 35A। अब आर्टिकल 35A जो लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, वो शेख अब्दुल्ला की गैर मौजूदगी में हुआ, वो शेख अब्दुल्ला के जेल के दिनों में हुआ। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, वो पूरा आप अगर निकाल कर देखेंगे तो वो 1954 का है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किया गया था। दरअसल जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जो एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, ये जो दिल्ली एग्रीमेंट है 1952 का, जिसको स्टीयर किया था शेख ने, ये उसी को मजीद रेटिफाई करता है कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी, जिन चीज़ों को एक अमली जामा पहनाना था, वो इस ऑर्डर के ज़रिए हुआ। और जो उस वक्त एक डेलीगेशन, जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी शेख ने, जो दिल्ली के साथ डील करती थी स्पेशल स्टेटस को नेगोशिएट करने के लिए, अब शेख की गैर मौजूदगी में वही कमेटी पंडित गिरधारी लाल डोगरा वो लीड कर रहे थे बख्शी गुलाम मोहम्मद के बिहाफ के ऊपर। और उन्होंने ये जो स्पेशल मुरातें जम्मू कश्मीर को मिली, जो स्पेशल स्टेटस मिला, उसको बाकायदा तौर के ऊपर फार्मलाइज करवाया 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ। तो ये भी शेख की गैर मौजूदगी में हुआ। अब 1956 में जो शेख चाहते होंगे कि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन हो कि हमारी जो हदूद हैं वो क्या होंगी और मरकज़ की हदूद जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या होंगी, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए होना था। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब होती है जो रोड मैप पूरी तरह से ले करती है। तो 1956 में, नवंबर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया जम्मू कश्मीर का, और 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। ये भी शेख अब्दुल्ला की गैर मौजूदगी में हुआ। तो फिर शेख को जेल में डालकर वो कौन से रास्ते हमवार किए जा रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन के लिए? एक चीज़ ज़रूर हो रही थी कि ये चीज़ें सामने सामने हो रही थी
क्योंकि इनसे जो है मुझे लगता है कि जो नेहरू की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो विल ऑफ इंडिया है, वो इन चीज़ों से मुकरना नहीं चाहती थी, क्योंकि 1947 से लेकर 52 तक 53 तक ये सारे वादे पब्लिकली जम्मू कश्मीर के साथ हो रहे थे। दूसरी बात जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, वो ये है कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल हमारा तनाज़ा चल रहा था, और जो यूनाइटेड नेशन में जो है वो लाइव था बिल्कुल एक कन्फ्लिक्ट, वहाँ पे भी डिबेट्स डिस्कशंस वगैरह चल रही थी। इसलिए जम्मू कश्मीर के अवाम को खुश रखना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना कि जो हम इंटरनल ऑटोनॉमी है वो भरपूर तरीके से जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से ये 1954 वाला आर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना वगैरह, ये सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन बैकडोर से बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो रही थी। बैकडोर से क्या हो रहा था कि बहुत सारे जैसे आईएएस की जुरिस्डिक्शन आ रही थी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के इदारों की जुरिस्डिक्शन जो है छोटी छोटी अमेंडमेंट्स करके वो आती जा रही थी। 60s की दहाई में वो अमेंडमेंट्स जाकर बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी चीज़ें आ रही थी। अब इस दौरान सदर रियासत क्या करते? सदर रियासत ने जो करण सिंह साहब ने जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। वो जाहिर है कि गवर्नमेंट में से किसी ने उनको अप्रोच किया होगा कि अगर आप एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होगा, खास करके जम्मू सूबा के वो लोग, डोगरा कम्युनिटी के वो लोग जो अंदर खाने हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस, इससे प्रोटेक्शन तो हर किसी को, सिर्फ कश्मीरी को या मुसलमान को प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, इससे जो प्रिविलेजेस हैं, कंसेशंस हैं, वो जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को मिलती थी। वो कि ये कहीं डोगरों में इस किस्म का इंप्रेशन ना रहे, तो डॉक्टर करण सिंह ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत बेहतर किया है, उन्होंने आर्टिकल 370 हटाकर बेहतर किया। लेकिन फिर वो आहिस्ता 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 इस बात के ऊपर आने लगे, जो अभी रिसेंटली उनके जो बयानात आते हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ी तारीखी स्टेट थी, इसको डिसमेंटल नहीं करना चाहिए था, इसको यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए था, इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये बात अलग है कि जब एक गवर्नर नए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे 1980s के अर्ली ईयर्स में, उनसे जब करण सिंह, बीके नेहरू, उनसे जब करण सिंह मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने पहली मुलाकात में यही बात कही थी कि मुझे नहीं पता कि मेरे आबाओ अजदाद ने इस रियासत को किस तरह से इकट्ठे करके रखा हुआ था। इस रियासत के जितने सूबे हैं और कम्युनिटीज़ हैं, उनके दरमियान कोई हम आंगी नहीं है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको बांध कर रखे। तो वो कहते हैं कि एक पतले और नाजुक धागे से ये जो इसके सूबे हैं, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख वगैरह, ये बांध कर रखे हुए हैं। लेकिन अभी करण सिंह साहब का नजरिया है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, ये इसको दो अलग यूनियन टेरिटरीज इसको नहीं बनाना चाहिए था। वो जो बयान उन्होंने 2019 में जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अच्छा किया आपने आर्टिकल 370 हटाकर, मैं जब 1950s में जाता हूँ और उनकी जो सारी कार्रवाई है वो देखता हूँ, उनके किन किन प्रोसेसेस में मैं वो एंगेज रहे मैं देखता हूँ, तो ये बयान मुझे आज जो है उनका जो ऐसे नज़र आता है कि जैसे उनको 5 अगस्त 2019 को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली होगी। क्योंकि करण सिंह मुसलसल जो है वो ऐसे कामों में लगे रहे थे कि जो इंटीग्रेशन जो है, यानी मुल्क से ज़्यादा लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ पे आकर बसें, यहाँ पर आकर काम करें, ऐसा वो ज़रूर मुसलसल वो इसी तरह से वो करते आ रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वो श्रीनगर में एक प्लॉट लेना चाहती हैं और अपना ज़ाती एक घर बनाना चाहती हैं, ताकि समर में वो आ सकें और कश्मीर में रह सकें। अब ये मुल्क भर से बहुत सारे लोग जो हैं, किसी की तबीयत ख़राब होती थी, कोई थक जाता था, किसी को सियासी टेंशन होती थी या कुछ होती थी, सबकी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती थी वो कश्मीर होता था। कोई पहलगाम चला जाता था, कोई गुलमर्ग चला जाता था, कोई डाचिगाम नेशनल पार्क में चला जाता था। तो करण सिंह साहब ने बख्शी को बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा यार रेवेन्यू मिनिस्टर को साथ लाओ, और फिर ये कैबिनेट के बीच में बाकायदा तौर के ऊपर डिस्कस हुआ कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है कि इंदिरा गांधी के नाम एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो किया जाए। तो इन्होंने कवानीन सारे चेक करके देखे, इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। बाद में इन्होंने रिग्रेट किया, पंडित जी को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताया और इंदिरा गांधी को भी बताया कि मैं माजरत चाहता हूँ, आपके लिए हम प्लॉट का इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते, कश्मीर में खास करके नहीं कर सकते, कि हमारे कवानीन ऐसे हैं कि आप बतौर स्टेट सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं करते यहाँ पे ज़मीन लेने के लिए। लेकिन मुसलसल इनकी एक कोशिश लगी रहती थी कि जैसे 1954 की बात है, छोटे छोटे एनेक्डोट इसमें आते हैं। 1954 की बात है,
उसमें जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे तब मिद्दत कामल किदवाई उनका नाम था। वो 1949 से, जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर, जब महाराजा हरि सिंह को यहाँ से निकाल दिया गया हुआ था और शेख अब्दुल्ला पूरे कंट्रोल में थे, तब से शेख की ही रिकमेंडेशन के ऊपर उनको लाया हुआ था। वो इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, वो चीफ सेक्रेटरी थे। तो 1949 से लेकर 54 तक मुसलसल वो रहे चीफ सेक्रेटरी। अब वो भी अपनी करियर की ग्रोथ चाहते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के ऊपर उनको सऊदी अरब भेजना चाहती थी। तो अब सिचुएशन अराइज हो गई कि जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी कौन हो। पीरजादा गुलाम अहमद नाम के एक ऑफिसर थे जिनको बख्शी चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे 1954 में, लेकिन सदर रियासत ने, राजभवन ने इसके ऊपर पुरजोर अपना जो है वो अपोज किया, इसको बहुत कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ बात की, बहुत सारी खतो खताबत की कि यहाँ के आदमी को आप चीफ सेक्रेटरी ना लगाएं। एहतियात बरतते थे, कहते कश्मीर में भी बहुत सारे काबिल लोग हैं, जम्मू में भी बहुत सारे काबिल लोग हैं, लेकिन आप कोई जो है नेशनल लेवल से, कोई दिल्ली से, कोई इंडियन, उस वक्त ये ज़्यादा कहा जाता था कि इंडिया से आप किसी को भेजें चीफ सेक्रेटरी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ बरसों के बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया पब्लिक सर्विस कमीशन बनना, 1957 में बनना था पब्लिक सर्विस कमीशन, तब भी करण सिंह ने बहुत पुरजोर जो है वो फरमाइश की, गुजारिश की। उन्होंने कहा कि किसी लोकल को आप पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मत बनाइए, आप कहीं बाहर से जो है वो किसी को भेजिए चेयरमैन। बल्कि उन्होंने ये तजवीज़ फिर भी दी, उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को आप हटा दें, उसको पब्लिक सर्विस, उसको एडजस्ट ही करना है ना, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है, उसको एडजस्ट करना है, उसको बेशक आप पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दें, चेयरमैन नहीं मेंबर बना दें, चेयरमैन भी बाहर से लाए और नया चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी बाहर से लाए। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, और जो जो कमेटी है जिन्होंने स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी रिपोर्ट दी, मैं पहले बहुत सारे एपिसोड में बता चुका हुआ हूँ कि जिस तरह से रियासतें अब नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर ये रियासतें 1956 में इमर्ज हुई जब पहली रीऑर्गेनाइजेशन हुई। तो जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने फुट नोट में एस्टेरिक डाल के उन्होंने डाला हुआ था कि जम्मू कश्मीर का मामला जो है हमने कंसिडर नहीं किया, जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज हमने नहीं किया, क्योंकि वो हमारे परव्यू से बाहर है, कि हम स्पेशल स्टेटस है, हम उसके साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर भी करण सिंह साहब को बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत के साथ इसके ऊपर भी नाराज़गी थी कि अगर पूरे मुल्क के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो जम्मू कश्मीर को आपने इसके परव्यू से बाहर क्यों रखा। अब नॉर्थ जोन स्टेट काउंसिल जो अभी भी हैं, जिनकी साल में एक बार मीटिंग है, होम मिनिस्टर चेयर करते हैं और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस नॉर्थ जोन स्टेट काउंसिल के परव्यू से भी जम्मू कश्मीर को बाहर रखा गया था। तब भी करण सिंह ने बहुत पुरजोर फरमाइश की, उन्होंने कहा कि हमें नॉर्थ जोन जो स्टेट काउंसिल है उसमें डाल लीजिएगा, ताकि जो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, बाकी एक्सचेंज, इन मुद्दों के ऊपर हमारी आपस में बात हो जाया करे। तो इनमें से कोई भी बात जो है वो कभी भी मानी नहीं गई। चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे के ऊपर जब ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और नेहरू के साथ बहुत बार इन्होंने रिजू किया कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, तो तब थोड़ा हल्का सा नेहरू ने इनको डांटा। देखो, नेहरू ने कहा कि ना ये आपका प्रेरोगेटिव है, ना ही ये मेरा प्रेरोगेटिव है, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, ये बख्शी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये उनके अख्तियार में सारी बात आती है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई एडवाइस देनी है, आपने कोई सजेशन देनी है, तो आप बख्शी को दे दीजिए। इस दौरान 1957 में जो असेंबली है उसने दोबारा करण सिंह को एक बार फिर से सदर रियासत इलेक्ट किया। पहले 52 में हुए थे, फिर 57 में अब इनकी दूसरी टर्म आ गई। बाकायदा तौर के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनको इलेक्ट किया और इलेक्ट करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उसका जो अप्रूवल है, रेटिफिकेशन है, वो हासिल की। यानी ये ज़रूरी था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसमें ये चीज़ बिल्कुल वजाहत के साथ बताई हुई थी कि जो सदर रियासत है वो एक इलेक्टेड अथॉरिटी होगी, लोग उसको इलेक्ट करेंगे, यानी लोग एमएलएज इलेक्ट करेंगे और एमएलएज जो है वो सदर रियासत को इलेक्ट करेंगे। फिर असेंबली रेकमेंड करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट जो है उसके फॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो जारी करेंगे। अब इस दौरान आगे चलते हैं तो 1961 में अप्रैल के महीने में महाराजा हरि सिंह का इंतकाल हो गया। और महाराजा के इंतकाल के बाद 2 या 3 महीने के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने
करण सिंह को ही रिकग्नाइज किया एज हेरिडिटरी महाराजा, उन्हीं को ही रिकग्नाइज किया। ये एक सिस्टम काफ़ी देर तक चल रहा था कि जो पुराने महाराजा थे प्री 1957 थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकग्निशन मिलती थी। ये इंस्टीट्यूशन जो है बहुत देर बाद जाकर ये एबॉलिश हुआ। तो जब रिकग्निशन करण सिंह को मिली 1961 में बतौर महाराजा भी, अब ये सदर रियासत इनकी दूसरी टर्म चल रही थी, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की श्रीनगर में, जिसमें लगभग 400 से 500 लोगों को दावत दी। कश्मीर के जो जितने इम्पोर्टेंट लोग थे उन सबको बुलाया, लेकिन वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया कि जो इनविटेशन गया था वो इनविटेशन गया था जो इनके स्पेशल ऑफिसर हैं, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उनकी तरफ से इनविटेशन गया था कि सदर रियासत अब क्योंकि महाराजा भी बन गए हैं और उनके महाराजा बनने की खुशी में एक पार्टी का एहतमाम किया गया है, आपको उस पार्टी में दावत दी गई है। ये जो बख्शी के गवर्नमेंट के लोग थे, खास करके मिनिस्टर्स वगैरह सारे लोग थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि आप देखिए कि इनविटेशन हमें किस तरह से आ रहा है, ये हमारे प्रोटोकॉल की, ये हमारी इज्जत की वायलेशन है कि ओएसडी अब हमें चिट्ठी लिखकर बता रहा है कि आप खाने के ऊपर आ जाइए। अब तो खैर इसी तरह से होता है, कोई भी लिखकर चिट्ठी बता देता है, लेकिन तब उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया। फिर करण सिंह पर्सनली बख्शी के साथ मिले और उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया और एक मजीद चिट्ठी लिखकर, इंडिविजुअल लेटर अपने हाथ से लिखकर कैबिनेट के सारे मेंबरान को और प्राइम मिनिस्टर को भेजा, और उसके बाद वो तैयार हुए सब लोग इनके दावत में आने के लिए। 1962 में तीसरी बार जो असेंबली है, उन्होंने इनको फिर से इलेक्ट किया बतौर सदर रियासत, और उसको रेटिफाई करने के लिए, उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर करने के लिए भेज दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये 1962 का ही साल था जब करण सिंह ने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से श्री अरबिंदो के पॉलिटिकल थॉट के ऊपर इन्होंने अपनी पीएचडी की। फिलोसफिकल थॉट जो है उसके ऊपर पीएचडी इन्होंने कंप्लीट की। तो तब जाकर दरअसल जो है वो 1962 से जाकर ये कहलाना शुरू हुए डॉक्टर करण सिंह। तो लिहाजा 1953 से जब शेख अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया, तब से लेकर 1962 तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिंबॉलिकली हो रही थी। जो स्पेशल स्टेटस है, सिंबॉलिकली उसको मजबूत किया जा रहा था। सिंबॉलिकली जो कमिटमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से लेकर 1952 तक जो कमिटमेंट चली आ रही थी, उन सारी कमिटमेंट्स को ऑनर किया जा रहा था। लेकिन बैकडोर से जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की जुरिस्डिक्शन है उनको एक्सटेंड किया जा रहा था। राजभवन के नज़रिया से जम्मू कश्मीर का और मरकज़ के दरमियान जो तल्लुकात हैं, उनके बीच मज़ीद एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से आया, आपकी दिलचस्पी अगर बनी रहेगी तो आने वाले एपिसोड में मुझे फिर से एक बार ज्वाइन कीजिएगा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।